सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल एक फिल्म की तरह और बहुत ही गहरे भाव के साथ कीपिंग क्वाइट के पूरी की पूरी पोएट्री को समझा। पैब्लो नेरुदा वहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो अपने मन की बात अपने शब्दों में पिरो करके हमारे सामने रखते हैं, इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। आज हम गाइस लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। हम उसे समझेंगे पूरी पोएट्री को कि इस पोएट्री में कहने का क्या प्रयास किया गया है, और इसका सेंट्रल आइडिया भी देखेंगे कि भाई किस विचार को केंद्र बिंदु में रख करके इस कविता को लिखा गया है, इस पोएट्री को लिखा गया है। तो पैब्लो नेरुदा जो है वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमें एक दूसरे का अपोज नहीं करना है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, सभी को साथ में मिलजुल करके रहना है। और ऐसा रहने के लिए या ऐसा करने के लिए हम लोग तैयार हो, उससे पहले हमें कुछ देर के लिए शांत बैठना होगा, स्थिर बैठना होगा और इन सारी चीज़ों को विचार करना होगा। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं सेंट्रल आइडिया से, और कुछ अलग सा ट्राई किया है, एक बार देख करके बताना कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट्री के बारे में। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज टू कीप साइलेंस फॉर अ मोमेंट। तो सेंट्रल आइडिया क्या कहता है हमारी इस पोएट्री का, हमारी इस कविता का, कि भैया सेंट्रल आइडिया जो है हमारी पोएम का, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, वो हमें साइलेंस फॉर अ मोमेंट यानी एक क्षण शांत रहने के लिए कहता है। कैसा कहता है बोलो? एक क्षण के लिए शांत रहने के लिए कहता है या स्थिर रहने के लिए कहता है, कि हमें थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए शांत या स्थिर हो जाना है। एंड डू नथिंग, और हम कुछ भी ना करें, ना मानसिक तौर पर, ना वाचिक तौर पर, और ना ही शारीरिक तौर पर, किसी तरह से कुछ नहीं हमें करना है। इंस्टेड का अर्थ क्या होता है? के बजाय या के स्थान पर, इसके स्थान पर इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। क्या करना है हमें यहाँ पे? आत्मनिरीक्षण करना है आवरसेल्व्स का, यानी अपना स्वयं का। एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, और ये समझना कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वॉर्स। पोएट जो है यहाँ पे हमसे पूछते हैं, हमसे कहते हैं कि हमें वॉर्स यानी युद्धों को रोक देना चाहिए। स्टॉप हेट, घृणा को बंद कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। स्टॉप पोल्यूशन, प्रदूषण करना बंद कर देना चाहिए। किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारना बंद कर देना चाहिए। एंड हर्टिंग आवरसेल्फ, और स्वयं को भी प्रताड़ित करना या स्वयं को भी पीड़ा देना बंद कर देना चाहिए। एंड स्पेयर सम टाइम, और थोड़ा समय निकालना चाहिए। स्पेयर का मतलब बचाना या निकालना। थोड़ा सा समय हमें बचाना चाहिए या फिर निकालना चाहिए। टाइम टू गो डीप इनटू आवर सोल, ताकि वो थोड़ा सा समय निकाल करके हम अपनी आत्मा की गहराई तक जाकर के देख सकें हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें एक करने की आवश्यकता है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन हम लोग कर सकें, उसके लिए शांति से एक जगह बैठ करके इसका विचार करना बहुत ही आवश्यक है। साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। शांति जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की भाषा है। अरे भैया, आप किसी गाय से बात करते हो, बहुत सारे लोग अपने पेट डॉग होता है उससे बात करते हैं, पैरेट से बात करते हैं, वो तुम्हारी भाषा समझ रहा है क्या? तुम उसकी भाषा समझते हो क्या? लेकिन शांति से बैठ करके प्रेम पूर्वक उनकी आंखों में आंखें डाल करके थोड़ी देर बैठ जाओ, सुन लो, देख लो, समझ लो, तुम्हें इतनी सारी चीजें समझ में आ जाएगी जो तुम बोल करके भी समझ नहीं सकते। इसलिए साइलेंस को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा गया। एंड हैंस, और तभी एज देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर, वहां पर कोई भी भाषा संबंधी बाधाएं आपके बीच में नहीं होगी। वी ऑल विल बी वन, हम सभी एकता को, यूनिटी को महसूस करेंगे। वी वोंट हैव ग्रीड एंड हेट, हमारे मन में किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होगी। देयर विल बी यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, वहां पर हमें क्या महसूस होगी? हमें एक अलग ही तरह की स्ट्रेंज सी हमें एकता महसूस होगी
और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, हमें एक दूसरे से भाईचारा महसूस होगा। द पोएट बिलीव्स दिस साइलेंस विल चेंज। पोएट जो है इस बात पर विश्वास करता है कि ये जो शांति है, ये शांति पूरी तरीके से बदल देगी आर पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर हम इस अनुसार काम करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। एंड थिंकिंग, और थिंकिंग का मतलब क्या है, हमारे विचार पूरी तरीके से बदल जाएंगे। बिकॉज इट डज नॉट मीन इनएक्टिविटी, क्योंकि इसका मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, निष्क्रियता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या है, बट पेशेंस। मतलब इसका अर्थ क्या है, हम धैर्य या शांति से बैठे हैं लाइक द नेचर, बिल्कुल प्रकृति की तरह। प्रकृति की तरह कैसे, कल एक एग्जांपल दिया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि भैया कैसे प्रकृति जो है वो पहले बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्जीव सी प्रतीत होती है जब हम बीज बोते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें किस प्रकार से एक पेड़ का या पौधे का जीवन प्रारंभ होता है, जो हमें बता देती है कि निष्क्रिय नहीं है भैया, पृथ्वी सक्रिय है, पृथ्वी जीती जागती है, वो सजीव है। देखने में लगता है निर्जीव होगी, लेकिन वास्तविकता में धरती या पृथ्वी जो है वो क्या है, सजीव है। ठीक है गाइस, तो थर्ड पोएट्री हमारी, जैसा हमें पता है, कीपिंग क्वाइट। इसके पोएट जो है वो पैब्लो नेरुदा है। इससे पहले कि आप पढ़ें, आपको इस सवाल का जवाब मुझे अपनी पोएट्री में, पोएट्री का ये जो कमेंट बॉक्स आएगा उस कमेंट बॉक्स में मुझे बस थोड़ा सा एक जवाब दे देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप दे सकते हैं। प्लीज कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना, अपने मन से लिखना। सही होगा कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, लिखना अपने मन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। ये पोएम जो है इसका हमारा जो टाइटल है, टाइटल क्या है, कीपिंग क्वाइट। ये हमें क्या सलाह देता है, आपको क्या सलाह देता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। और आपको क्या लगता है ये कविता किस बारे में है। तो किस बारे में है ये तो मैं बता चुका, और जो मैं बता चुका उसे आपको इंग्लिश में लिख देना है कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि भैया हमारा जो हेडिंग है, जो हमारा टाइटल है, वो हमें क्या बताता है। तो पोएट्री के बारे में जो चीज़ें आपको अच्छी लगे आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। चलिए गाइस, हम पोएट्री को स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। लास्ट लेक्चर में बताया था 12 का क्या महत्व है। एंड विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत और निश्चल होकर के बैठ जाएंगे। अब ये शांत का और निश्चल का मतलब क्या है, हम लोग मानसिक तौर पर शांत होंगे, मन में कोई विचार नहीं। हम लोग शारीरिक तौर पर शांत होंगे, निश्चल होंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। हम लोग वाचिक तौर पर शांत होंगे, कुछ भी बोलेंगे सुनेंगे नहीं, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ विचार करना है, ना हाथ पैरों को हिलाना है, कुछ नहीं। बिल्कुल शांति से कुछ समय के लिए बैठ जाएंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ मतलब टोपोग्राफी, सतह पर, जमीन पर बैठ जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। चलिए कोई भाषा नहीं बोलते हैं। अब भाषा से क्या समस्या है भैया, भाषा से समस्या यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे। मान लो भारत में जितने लोग रहते हैं या जितने अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनमें से 5-5 लोगों को मैं एक हॉल में बुला लूं, बड़ा सा लंबा चौड़ा हॉल, स्टेडियम में बुला लूं और उनको बोलूंगा आओ भाई बैठो, हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में सब 5-5 लोग जो होंगे ना, अपनी अपनी भाषा बोलने वाले लोगों के समूह के साथ बैठ जाएंगे। तो एक कैसे हुए, फिर तो वापस अलग हो गए, 5-5 का अलग अलग ग्रुप बन गया। लेकिन अगर मैं उनको बोलूं कोई भाषा नहीं बोलेगा, अब बैठ जाओ साथ में, तो कोई भी किसी के भी साथ बैठ जाएगा, कोई भी किसी के भी पास बैठ जाएगा, उसे अपना ग्रुप बनाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो भाषा जो है, यहां पर क्या बताया जा रहा है, हमें सजेस्ट क्या किया जा रहा है कि भाषा भिन्नता को पैदा करती है, यानी कि आपको दूसरे व्यक्ति से भिन्न बताती है कि आप उससे अलग हो। लेकिन आप कोई भाषा नहीं बोल रहे तो आप सब एक जैसे हो। और मेडिटेशन के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो राहुल सर आएंगे अभी शाम को ऑनलाइन,
चले जाना उनके ऑनलाइन केमिस्ट्री वाली क्लास में और उनसे पूछना कि सर मेडिटेशन क्या होता है, हमारे जीवन पर मेडिटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, मेडिटेशन कैसे हमारे जीवन को एक सही दिशा प्रदान करता है। जो भी और कोई आपका प्रश्न हो तो आप राहुल सचवानी सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, उनका अनुभव जो है वो बहुत ही अलग लेवल का है, और वो आपको जो बताएंगे शायद कोई और बता पाए ना बता पाए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके स्तर पर आपको जितना जानना जरूरी है मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, राहुल सर आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलिए एक क्षण के लिए हम रुक जाते हैं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। अब देखो आर्म्स का मतलब यहां होता है हाथ, लेकिन यहां पर हाथ किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, हथियार का रिप्रेजेंटेशन यहां पर हाथ कर रहा है। अपने हथियारों को, अपनी बंदूकों को, तलवारों को इतना मत हिलाइए, यानी कि आपस में झगड़ा मत कीजिए, आपस में लड़ाई मत कीजिए, आपस में युद्ध मत कीजिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। और जब आप देखेंगे दुनिया के अलग अलग कबीले के लोग अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग पहनावे के लोग, अलग अलग खान पीन के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, हर तरह के लोग एक जगह जमा हैं, बैठे हैं, कोई भाषा नहीं बोल रहे, आपस में लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, और आत्म के भाव को त्याग दिया, मैं कौन हूं इस भाव को त्याग दिया, और मैं कोई नहीं हूं, शून्य बन गए। और जब एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो एक विचित्र सी, एक अलग तरह की, एक एक्सोटिक जो है मूवमेंट, क्षण उन्हें वहां पर महसूस होता है। विदाउट रश, जहां उनके जीवन में कोई हड़बड़ी भागा दौड़ी नहीं है। विदाउट एंजिन्स, एंजिन्स का मतलब शोर नहीं है वहां पर किसी भी प्रकार का, या फिर आप एक और शब्द कह सकते हैं कि इनका कोई यंत्रवत व्यवहार नहीं है। अब आप देखो सभी लोगों के, सभी मनुष्यों का जीवन देखो, बिल्कुल घड़ी की तरह चलता है, टैक 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 सुबह 7 बजे का स्कूल है, 6:30 बजे उठे, नहाए धोए, स्कूल में 1 से 8 क्लास, फर्स्ट पीरियड से 8th पीरियड तक, वापस आए घर आके कपड़े बदलते ही खाना खाया, खाना खाते ही पढ़ने बैठ गए, पढ़ने से उठे खेलने चले गए, वापस आए टीवी देखा, फोन देखा, सो गए, अगले दिन सुबह वापस यही, अगले दिन यही, अगले दिन यही, अगले, तो एक घड़ी को जैसे फिक्स कर दिया ना कि इतनी देर में ऐसे टक 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 घूमते रहना है, वैसे यंत्र के समान मनुष्य का जीवन भी चल रहा है, जो एक टक 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 घूम ही रहा है घड़ी के हिसाब से, इतने बज गए ये करो, इतने बज गए ये करो। तो ये जो यंत्रवत जीवन चल रहा है, जो शोर शराबे और भागा दौड़ी से भरा जो जीवन है, जो कि इंजन्स की तरह है, यंत्रवत है, उससे आप कुछ पल के लिए, एक क्षण के लिए आप उससे छुटकारा पाएंगे। We would all be together, और उस एक्सोटिक मूवमेंट में हम क्या महसूस करेंगे कि हम सभी एक साथ हैं। हम सभी कैसे हैं, हम सभी एक साथ हैं, हम सभी एक जैसे हैं, हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे से विपरीत नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हम सभी हम हैं। इसके भाव को आप यहां महसूस करेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से आई हुई एक स्ट्रेंजनेस के अंदर, यानी अनोखा या विलक्षण क्षण आप वहां पर महसूस करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, और ऐसे क्षण में जब सभी साथ बैठे होंगे, कोई भाषा नहीं बोल रहे होंगे, उस समय फिशरमैन क्या कर रहा होगा, फिशरमैन भी समुद्र को छोड़ करके आ जाएगा। वो ठंडा समुद्र जहां पर वो क्या करता है, मछलियां पकड़ता है, तो जब वह वहां बैठा होगा वह क्या करेगा, वह वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि जीव हत्या नहीं करेगा। तो यहां पर फिशरमैन का एक एग्जाम्पल लिया गया। कोई भी इंसान, शिकारी है, कोई कसाई है, कोई भी है, व्हाटसोएवर, वो व्यक्ति अगर वहां बैठा होगा उस क्षण के लिए, वो किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करेगा। जैसे ये फिशरमैन जो है कोल्ड सी में जाकर के और वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आत्महानि कर रहा है, ये खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे, नमक इकट्ठा कर रहा है जिससे उसके हाथ फट जाते हैं, जिससे उसके हाथ पूरे खराब हो जाते हैं। और क्योंकि पैसे कमाने के पीछे, अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए इतना अंधा हुआ है कि अपने फटे हुए हाथों की ओर भी नहीं देखता, उस दर्द को, उस पीड़ा को भी वो नजरअंदाज करता है।
तो जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है वो क्या करेगा, अपने चोटिल या घायल हाथों की ओर देखेगा। उसे भी ये बात समझ में आएगी कि वह अपनी आजीविका चलाने के लिए किस प्रकार से आत्महानि कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, है ना, जैसे प्राइवेट नौकरी के लिए कहा जाता है, प्राइवेट जॉब के लिए इंसान रोता रहेगा करता रहेगा, रोता जाएगा करता जाएगा, बहुत बेकार है, तनख्वाह कम मिलती है, बॉस बहुत परेशान करता है, बात बहुत गलत तरीके से होती है, बहुत ही टॉक्सिक कल्चर है हमारी कंपनी का, बोलता रहेगा और काम करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है भैया, क्षण भर के लिए रुक जाओ, देख लो कि तुम अपने जीवन में एकाकी होकर के एक ही नजरिए से अपने जीवन को जीते जीते कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते ही जीवन तो नहीं जी रहे और एक दिन नुकसान पहुंचाते पहुंचाते ही निकल लोगे, तो कहीं ये तो नहीं हो रहा। एक क्षण के लिए रुक जाओ और देख लो अपने आप को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे हो। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं यानी पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, पेड़ काटते हैं, जमीन की खुदाइयां करते हैं, ठीक है, स्टोन की माइनिंग करते हैं, कोल की माइनिंग करते हैं, कोयला जला करके विद्युत उत्पादन करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके का काम कर रहा है जिससे कि प्रकृति को नुकसान होता हो, वो व्यक्ति जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। वॉर्स विथ गैस, युद्धों में जहरीली गैस का प्रयोग करते हैं। वॉर विथ फायर, युद्धों में अग्निशास्त्र बम इत्यादि का प्रयोग करते हैं, यानी एक दूसरे के क्षेत्र को जला देते हैं, बम्बार्टमेंट कर देते हैं, बमबारी कर देते हैं। वे सारे के सारे लोग, उन सभी से हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, कि एक दूसरे से युद्ध तो कर रहे हो, एक दूसरे से जंग तो लड़ रहे हो, लेकिन ये कैसी जंग है जिसमें जीतने के बाद जब तुम अपने पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई जिंदा नहीं बचा। यानी विक्ट्री तो हो गई, जीत तो हो गई हासिल, विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ के जो लोग थे जिनके साथ आप प्रेम पूर्वक अच्छे कपड़े पहनकर छाया में बढ़िया घूम सकते थे, अच्छी समय अच्छी शाम उनके साथ बिता सकते थे 2 कप कॉफी पी करके, वो सारे के सारे लोग मर गए। बताओ ऐसी विजय का, ऐसी जीत का क्या फायदा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहन सकते थे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूम सकते थे, टहल सकते थे, इन द शेड, वृक्षों की छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, कुछ भी ना करते हुए वापस वही शांत और स्थिर रहते हुए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं क्या चाहता हूं कि आपको किस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं कहता हूं शांत बैठ जाओ, स्थिर बैठ जाओ, मानसिक शारीरिक वाचिक तौर पर, कल के लेक्चर में भी बताया था, बच्चे पड़े बिस्तरों पे, बोले क्या कर रहे हो, कीपिंग क्वाइट सर, वी आर कीपिंग क्वाइट, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम कुछ नहीं सोच रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। और देखो होमवर्क करने के लिए हम अपने आर्म्स भी नहीं हिला रहे हैं वो नहीं है। तो यहां पर कवि कहता है कि भैया जो स्टिलनेस है या स्टिल रहने के लिए कहा है, उसे आपको इनएक्टिविटी नहीं समझना है। क्या नहीं समझना है, स्टिलनेस इज नॉट इक्वलेंट टू इनएक्टिविटी। स्टिल होने का मतलब इनएक्टिव होना नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता से उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। स्टिल होना अलग चीज है, टोटल इनएक्टिव होना अलग चीज है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन आखिरकार किस चीज के विषय में है, ये इसी बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता, या मेरा जो स्टिलनेस है उसका संबंध मृत्यु से नहीं है। और इनएक्टिविटी या टोटल इनएक्टिविटी को मैं क्या मानता हूं, मृत्यु मानता हूं। कि आप अगर टोटली इनएक्टिव है तो आप मृत हैं, आप जिंदा लाश हैं, उससे ज्यादा और आप कुछ भी नहीं हैं। तो जिंदा लाश नहीं बनना है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, एक ही चीज एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करके जीवन जीना, बस जीवन का एक ही ध्येय बना लिया, पैसा कमाना है, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाने और क्या करना है, बस पैसा कमाना है।
अच्छा वो ठीक है, उसके अलावा और क्या करना है? बस पैसा कमाना है, और कुछ तो नहीं, बस पैसा कमाना। तो एकांकी होकर के एक ही विचार को केंद्र में रख के अपना पूरा जीवन उस विचार के पीछे जी देना, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमारा जीवन जो है आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए ऐसा होता कि हम कुछ भी नहीं करते, वापस वही बात आ गई, स्टिल बैठ जाते, स्थिर बैठ जाते थोड़ी देर के लिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो ये जो एकांकी जीवन जीते हैं ना, सिंगल माइंडेड लाइफ जो जीते हैं, ये वास्तविकता में दुखी जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं? दुखी जीवन जीते हैं। ये बात कहां आई? यहां पर आई। तो ये लोग अगर एक पल के लिए, दो पल के लिए अगर रुक जाएं, तो एक लंबी सी साइलेंस, एक लंबी सी शांति और सन्नाटा जो है शायद इंटरप्ट करेगा, रुकावट पैदा कर देगा इन लोगों के इस दुखी जीवन में, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, कि हम स्वयं को ही नहीं समझते हैं। कल मैंने छोटा सा हिंट दिया था, अभी 2 मिनट उसके बारे में बात करूंगा। हम अपने आप को नहीं समझते हैं, और यह बात मान लेनी चाहिए, एक बार के लिए स्पष्ट रूप से मान लेनी चाहिए कि हम अपने आप को नहीं समझते हैं। क्लियर है मेरी बात? आपको सबको पढ़ाई करनी है, आपका, मेरा, हम सब का यहां होने का उद्देश्य है 100/100, राइट? इसीलिए तो हम लोग यहां पर हैं, आप भी यहां पे इसीलिए हो, मैं भी यहां पे इसीलिए हूं, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य अभी क्या है? 100/100। इसके अलावा हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा हम तब सोचते हैं जब हम केवल 100/100 को ही देख के एकांकी जीवन जी रहे होते हैं। अरे भैया, 100/100 से अलग हटके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, अपने परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है, कुछ शारीरिक परिश्रम करके अपने आप को फिट रखना भी जरूरी है। ये सारी चीजें भी तो जरूरी है। लेकिन क्या होता है, सुबह सो के उठे, अरे भाई उठते किताब खोल ले, पढ़ो पढ़ो, 2 घंटे में स्कूल जाना है, पढ़ो, फिर स्कूल चले गए, वापस आए, खाना 1 रोटी, 1.5 रोटी, 2 रोटी खाई, अरे छोड़ो होमवर्क करना है, होमवर्क करो, अरे 4 बजे क्लास है, 4 बजे। इस 100/100 के बाहर कोई जीवन नहीं है क्या? इसके बाहर कोई लाइफ नहीं है क्या? ये 100/100 हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है, पर एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य तो हो सकता है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। भाई आप पैदा क्यों हुए थे? 100/100 लाने के लिए। अब जीवन पर क्या करना है? बस 100/100 ही लाना है। जिस दिन पढ़ाई खत्म हो जाएगी उस दिन आपसे पूछेंगे, हाँ भैया 100/100 के अलावा बताओ आपके बारे में कुछ। बोले सर मेरे बारे में और कुछ नहीं है, मेरा जीवन पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 100/100 था, कॉलेज में 100/100 था, मास्टर्स में या हायर एजुकेशन में 100/100 था। बोले भाई ठीक है, सुन लिया, समझ लिया 100/100, इसके अलावा क्या? बोले इसके अलावा तो कुछ नहीं सर, इसके अलावा तो सोना और खाना, बस उठ गए 100/100, खा लिए 100/100, वापस सो गए। तो ये इस चीज को इंटरप्ट करने के लिए कह रहा है कि एक पल के लिए इस चीज को रोको कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस विचारधारा से अपना जीवन जी रहे हो, उसे एक बार देखो, सोचो और समझो। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को नहीं समझते। इसमें एक बिंदु और है, हर चीज के लिए। पिछले साल भी इस बारे में एक बार बोला था और इस बार भी बोलूंगा, जब तक सुधरोगे नहीं तब तक बोलूंगा। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण या उसका समाधान आपको पता ना हो। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको पता है। समस्या इतनी सी है कि कोई व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण समय निकाले आपके लिए, और जो आप पहले से जानते हैं आकर के आपको बता दें। जैसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सर बैकलॉग हो गया है, क्या करें? ईमानदारी से अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के बताना, क्या इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें पता नहीं है कि अगर बैकलॉग होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? कोई बच्चा अगर पहली बार अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वो भी ये बात जानता है कि भैया 3 महीने से मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया, मेरा होमवर्क 3 महीने का जमा हो गया है, अब इस होमवर्क को कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे? आप जानते नहीं उसका उत्तर। सर मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या करें? आप सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, आपको पता नहीं है? पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, आपके पास खुद के पास अपनी एनसीईआरटी है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे,
लेकिन आके टीचर से पूछेंगे सर बताओ ना क्या करें अच्छे मार्क्स के लिए, आपको पता नहीं है कि एक बार नियम जान करके उसकी प्रैक्टिस करने से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर 99% हर प्रश्न का उत्तर हमें पहले से पता है। हर प्रश्न का उत्तर। सर मेरा मन भटकता रहता है, सर मेरा फोन के बिना मन नहीं लगता, मैं दिन भर फोन चलाता रहता हूं, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें चला जाता है, सर मैं क्या करूं? ईमानदारी रखो, बस खुद के साथ ईमानदार बनो सबसे पहले कि सर ये मेरी ईमानदारी है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे मेरी गलती पता है, मैंने अपनी गलती को रिकॉग्नाइज किया है और उसको सही करने के लिए मैं कदम उठाया हूं, ये तो करो। 10 लोग आपको एक ही बात देंगे, एक ही सलाह देंगे, एक ही उत्तर देंगे, लेकिन फिर भी 10 से 50 से पूछना है सर फोन चलाने की बुरी आदत लग गई है, क्या करूं? खुद को नहीं पता, पता है ना, वो करो, सिंपल सी बात है। चलो, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम अपना जीवन कैसे बिता देते हैं? अपने आप को मृत्यु के नाम से धमकी देते हुए, अपने आप को मृत्यु के नाम से धमकाते हुए, ये कर लो एक दिन मर जाएंगे, ये कर लो एक दिन मर जाएंगे। जिस दिन मरना होगा ना उस दिन किया अनकिया सारा वैसा ही रह जाएगा। जिस दिन मरना होगा उस दिन वैसे ही मर जाएंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है मरने का। तो अपने आप को डेथ या फिर टोटल फेलियर से डराना बंद करो। मैं पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, रोज इस बात से खुद को डराना है। डराना क्यों है? ये तो फैक्ट है, ये तो होना ही है। अब इसको बदलने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर लेगा फेल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अपने आप को थ्रेटन करना, डराना हमें बंद कर देना चाहिए। शायद अर्थ जो है, परहैप्स अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ या पृथ्वी जो है हमें सिखा सकती है, हमें समझा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हम पृथ्वी को एक समय पर देखते हैं तो सब कुछ मृत प्रतीत होता है। ये जमीन, ये मिट्टी भूरी पड़ी है, बिल्कुल सूखी, कुछ नहीं। ऊपर से कैसी पड़ी है? बिल्कुल सूखी, कुछ भी नहीं, निर्जीव सी दिखाई देती है। बाद में एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, अचानक से बाद में बरसात हुई और देखा पृथ्वी पूरी की पूरी हरी भरी हो गई। बोलो हाँ कि ना? अरे सही है क्या? जो पृथ्वी पहले आपको बंजर सी दिखाई दे रही थी, मृत सी दिखाई दे रही थी, अचानक से बरसात 3 4 5 बरसात गिरी और कुछ नहीं तो खरपतवार ही उग गया। अरे कहां से उगा भाई? इतने दिन तो था ही नहीं, ये तो मृत लग रही थी। अचानक से इसमें जीवन कैसे आ गया? क्योंकि वो आपको प्रूव करती है कि वह जीवित है। अगर पृथ्वी का ये उदाहरण हम देखें तो इससे भी हम समझ सकते हैं। अगर हम चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मृत हैं। अंदर ही अंदर विचार चल रहे हैं, चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, अपने जीवन के दृष्टिकोण को लेकर के, नजरिए को लेकर के, अपने क्रियाकलापों को लेकर के, अपनी वास्तविक स्थिति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार कर। देखने वाला है फालतू बैठा है, फालतू नहीं बैठे हैं, अंदर से सारा काम चल रहा है। और जब वक्त आएगा, जब मौका आएगा तो दिखा देंगे कि हम निर्जीव नहीं बैठे थे, हम सजीव थे। और आंतरिक कार्य के बाद बाहर का जो भी अचीवमेंट है, जो भी उपलब्धि है, वो बाद में दिखाई देगी समय आने पर। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और आप बिल्कुल शांत और चुप बैठे रहेंगे और मैं चला जाऊंगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो आज के हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी कोई ना कोई स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ये कवि किस्म के साहित्यकार और ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने जीवन की वास्तविकता जानते हैं कि भाई मैं 12 तक गिन रहा हूं, आप बस ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर, जीवन भर आप ऐसे ही रहेंगे। ये जो 12 है ना, ये 12 किसके लिए आ रहा है? ये 12 घंटों के लिए भी आ रहा है, क्योंकि घड़ी इतनी ही बताती है। इंटू 2 कर लो तो आपका हो गया 1 डे, यानी प्रतिदिन आपको शांत रहना है। उसके अलावा 12 किसको बताता है? 12 मंथ्स। तो प्रतिदिन 12 महीने और हर 12 महीने हर साल के, और हर साल के प्रतिदिन हमें शांत रहना है, हमें स्थिर रहना है। थोड़ा सा टाइम अपने मेडिटेशन के लिए निकालना है प्रतिदिन। कितना मांग रहा है यार? कितना मांगा कवि ने? 1 क्षण। लेकिन स्थिति वही कि पूर्ण निस्वार्थ भाव से, निष्प्रह भाव से हम लोग 1 क्षण के लिए बैठेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। और ये कवि लोग जानते हैं कि भाई हमें तो एक ना एक दिन चले ही जाना है, तो
पैब्लो नेरुदा जैसे कहते हैं कि भाई मैं चला जाऊंगा, तो वैसे ही मैं भी कह रहा हूं कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको आने वाले पूरे जीवन में इस कविता से हमेशा प्रेरणा लेते रहनी है और हमेशा अच्छा अच्छा सीखते रहना है, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना है, मेडिटेशन पे ध्यान देना है। टू हैव नो टक विथ, ये एक फ्रेज आया था जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझा देता हूं। टू रिफ्यूज टू एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है साथ होना, यानी मृत्यु के साथ को मना करता है। डील का मतलब होता है उसके साथ व्यवहार रखना, मृत्यु के साथ कैसा भी व्यवहार नहीं रखना है। टू रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब है मना करना, कि मृत्यु के साथ व्यवहार रखने से मना कर देता है। टॉलरेट का मतलब होता है सहना, कि मृत्यु के साथ जो एसोसिएशन है उसे सहने से मना कर देता है, रिफ्यूज टू टॉलरेट। ठीक है, तो यहां पे जो एसोसिएशन वाली बात आई थी, स्टक विथ वाली बात आई थी, वो किसके लिए आई थी? डेथ के लिए आई थी, मृत्यु के लिए आई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे एक बार देख लेना। ओके, चलिए गाइस, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसे एंजॉय किया होगा और इसे जीवन में आत्मसात जरूर करेंगे, ना केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि अपना अच्छा जीवन जीने के दृष्टिकोण से भी आप इसे पढ़ेंगे। तो गाइस, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, कंप्लीट कर लेना प्लीज। होमवर्क ये है 5 पॉइंट्स, कोई से भी इस पोएट्री के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, कोई से भी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं देखूंगा, समझूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि पोएट्री आपको कितनी समझ में आई। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।